माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनन स्वास्थ्य। यानी आज हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य को लेकर। यानी इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आती है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है, जनन संबंधित समस्याओं के बारे में, उनके बारे में जानना, उनके स्वास्थ्य करना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी जो कोई व्यक्ति होता है वो अंदर से ही नहीं बाहर से भी स्ट्रोंग होना ही जनन स्वास्थ्य होता है। यानी शारीरिक, भावात्मक, मानसिक हर तरीके से स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है फ्रेंड्स। तो वो होता है 7 अप्रैल को। यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं होती है वो किस किस समस्याओं से उत्पन्न होती है। यानी जो ये प्रॉब्लम होती है किस 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 के कारण होते हैं, यानी किसके द्वारा इसके उत्पन्न होने के बहुत ज्यादा लक्षण होते हैं। पहले होती है बाल विवाह। यानी बाल विवाह करना भी इसकी एक समस्या होती है। सेक्स आएगी, कम उम्र में बार बार गर्भधारण, यानी कम एज के अंदर बार बार गर्भधारण होगा तो गर्भपात का भी खतरा बना रहता है, यानी एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आती है प्रसव के समय देखभाल में कमी। यानी प्रसव के समय देखभाल की कमी होना भी एक मुख्य उद्देश्य होता है जनन संबंधी समस्याओं का उत्पन्न होने का। नेक्स्ट आ जाता है जो जनांग होते हैं उनके अस्वस्थ यानी सफाई में ध्यान न देना भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट आएगा शिशु मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जो स्राव संबंधी जो समस्या होती है ना, उनको बोलने में झिझक, यानी सबके सामने खुलकर नहीं बताना, अंदर ही अंदर घुटना भी एक बहुत मोटी समस्या होती है। नेक्स्ट कुछ आती है जन्म नियंत्रण जैसे उपाय होते हैं ना, उनके बारे में कंट्रोल करने के लिए उनके बारे में लोगों को ज्ञान न होना, यानी ऐसी काफी समस्याएं होती है। नेक्स्ट आती है यौन संचारित रोग संबंधी जानकारी नहीं रहना, यानी लोगों के बारे में इन सब के बारे में उनको पता ही ना होना कि ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। यानी कुल मिला के बात ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी छोटी छोटी गलतियों से कितनी बड़ी बीमारी बन सकती है उनके उनके खुद के हेल्थ के लिए। तो उन सब के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे, यानी किस किस के बारे में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है कार्य नीतियां। यानी अब हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य की कार्य नीति, यानी कौन कौन सी कार्य नीतियां होती है जिसको अपनाकर जनन स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से को दूर हटाया जा सकता है। पहले तो आती है परिवार नियोजन कार्यक्रम। पहले तो बात ये आती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी कहते हैं ना हम दो हमारे दो, वो इसी के तहत लागू की गई गाइडलाइन होती है। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। उसके बाद आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर आती है शहरी परिवार कल्याण योजनाएं। फिर उसके बाद आती है व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। फिर इसके बाद आता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यानी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी कार्य नीतियों का हम किस किस तरह से सुधार कर सकते हैं, यानी किस तरीके से ये कार्य नीतियां हमारे लिए बेटर फील करेंगी, अच्छा दिखाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कि ये होता क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है इसको स्टार्ट कब किया गया था। तो कब किया गया था? 1951 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जनन स्वास्थ्य से जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको ये बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। यानी पूरे विश्व के अंदर भारत ने पहली बार इसको करने वाला एक ऐसा देश बन गया था जिसने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जनन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया, उनके बारे में बताया और कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, यानी प्रारंभ किया। क्लियर हो गया। अब आता है इसका उद्देश्य। यानी कुछ भी हम काम स्टार्ट करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा हम कुछ भी करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नियंत्रण में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब इसका नाम तो क्या हो गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। लेकिन पहले इसका नाम था परिवार नियोजन, जबकि नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम हो गया। यानी पहले परिवार नियोजन था, फिर बाद में नेम चेंज हो गया तो हो गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्लियर हुआ?
आप पढ़ेंगे जनन जो होते हैं ना बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य नीतियाँ अच्छी होती हैं, यानी मतलब कि लोगों के लिए जनन स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर साबित होती है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आंगनवाड़ी लेवल पे जो कार्य होते हैं ना वो सब इसके अंडर आते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य होना, यानी शिशु एवं माँ का स्वस्थ होना, इसकी पहले उसकी देखभाल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी होना। नेक्स्ट आ जाएगा जनसंख्या स्थिरता एवं नियंत्रण, यानी जो जनन स्वास्थ्य में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, इनके तीन उद्देश्य होते हैं, माँ और बच्चे का ध्यान रखना, शिशु मृत्यु व माता मृत्यु के बारे में कमी लाना, और जनसंख्या की स्थिरता यानी नियंत्रण को बनाए रखना, यानी लोगों को इसके बारे में गाइड करना कि आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि परिवार कल्याण योजना में आगे बढ़ सके, यानी जनसंख्या को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्य नीतियां क्या क्या होती हैं, यानी उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट, आती है विद्यालयों में जनन अंगों से संबंधित जानकारी का यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसे कि आपने एक मूवी देखी है OMG 2, यानी ओ माई गॉड 2 मूवी है, वो इसी के ऊपर आधारित है। यानी जो भी बात होती है, जैसे कि जन अंग संबंधी, यानी स्कूल के अंदर ही सबसे पहले इसकी मतलब कि विद्या केंद्र वही होता है ना, तो वहीं पर लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। यानी हर तरह की जो बच्चे के मन में जो डाउट होते हैं ना, उन सबको क्लियर करने के लिए स्कूल की सबसे बेस्ट होता है, यानी यौन शिक्षा को बढ़ावा देना इसका एक मेन उद्देश्य होगा। यानी लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर स्कूल से उनको पता रहेगा तो वो आगे चल के गलतियां नहीं करेंगे, जो कि एक हमारे देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी। यानी हर तरीके से समझाई जाएगी क्योंकि उनको किस तरीके से उनको जानकारी सही जानकारी मिले। यानी बच्चे इधर उधर देखेंगे तो कुछ गलत सीखेंगे, गलत सीखेंगे तो वो गलत ही करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के होने वाली समस्याओं के बनाना है। यानी जो ग्रामीण लेवल होते हैं जनमानस होते हैं उनको अनियंत्रित मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के होने वाली समस्याओं के बारे में बताना। यानी जो काफी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझते नहीं है परिवार नियंत्रण कितना जरूरी होता है, तो उनको उनको इसके बारे में, उनकी समस्या होने वाली समस्याओं के बारे में उन लोगों को अवगत कराना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है विवाहित जन्म साथ जो जोड़े होते हैं उनको इस बारे में उनको बताना कि गर्भ निरोधक के विकल्प से भी हम मतलब कि जनसंख्या को कंट्रोल में ला सकते हैं, तथा गर्भवती माँ की देखभाल करना है, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल करना, स्तनपान का महत्व समझाना, ऐसी जानकारी प्रदान करना ही इसके कार्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। यानी जो आंगनवाड़ी पे जो चीज सिखाई जाती है उन सब के बारे में बता रहे थे, जैसे किस प्रकार से वो अपने परिवार को कंट्रोल में रखते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और जनसंख्या को भी कंट्रोल रख सकते हैं। यानी उनको सही टाइम पे सही गाइड करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा उल्वे धन क्या होता है, यानी उल्वे धन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एनियन पाई जाती है। क्लियर। तथा उस भ्रूण में जो ढकी हुई तरल भरी जो एक गुहा स्थित होती है, जिसे इस तरल के भ्रूणीय कोशिका भी कहा जाता है। यानी जो एक भ्रूण होता है उसके चारों ओर एक भ्रूण कला एनियन पाई जाती है, जो भ्रूण इसके ढकी हुई चारों ओर एक भुआ स्थित होती है, जो कि कुछ भ्रूण कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर। अब उलवेदन वह विधि एक सीरीज होती है जो जो तरल कुछ मात्रा होती है, उनको क्या बोलते हैं एनियोटिक कहा जाता है, यानी उसको जो गुहा को बाहर निकाल देता है। और इस तरल में निलंबित कोशिकाओं को गुणसूत्र की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जा सकता है। और यही एक जांच होती है जिससे कि हम भ्रूण की लिंग का पता कर सकते हैं। यानी भ्रूण की लिंग के बारे में जानने के लिए कि गर्भ के अंदर लड़का है लड़की, इसके बारे में जानने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इस तकनीक को अब गवर्नमेंट द्वारा बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया? क्योंकि ये लोग पहले जान लेते थे कि लड़का है कि लड़की है, जिसमें कन्या होने पर उसकी भ्रूण हत्या कर देते थे, जिसकी वजह से कि एक बहुत ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही थी, जो देश के लिए बिल्कुल भी सही ना था। इसलिए इस तकनीक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस जो है ना परीक्षण होते हैं, इसके बाद क्या होता था, 16 से लेकर 10 सप्ताह के बीच में गर्भपात करवा देते थे, यानी गर्भकाल को मतलब करवा दिया। जैसे ही पता चला कि लड़की है तुरंत गर्भपात करवा दिया गया, लड़का होता तो रखते थे, लड़की होती तो नहीं रखते थे।
यानी इस विधि के बारे में इसको सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब ऐसी कोई जांच होती ही नहीं है जिससे पता चले कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां, यानी जो जनन बाल स्वास्थ्य होते हैं, इस ऐसे कार्यक्रम लॉन्च करके क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है। पहली आती है शिशु मृत्यु दर और मातृ दर में कमी हुई है। यानी शिशु की जैसे कि देखभाल नहीं कर पाना, यानी प्रसव के समय अच्छे से की देखभाल नहीं की, खान पान का किसी चीज का ध्यान नहीं दिया, तो उसकी एक कमी आ गई। लोगों को इसके बारे में अवगत कराया, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाना देना चाहिए, क्या खाना नहीं देना चाहिए, बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। यानी इसमें एक कमी आ गई है। किसकी वजह से आई? क्योंकि लोगों को जानकारी मिली है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा लोगों को छोटे परिवार को अपनाने, यानी लोगों को बताया गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी लोगों ने इसको अपनाना भी स्टार्ट कर दिया। यानी ये भी एक उपलब्धि थी। नेक्स्ट आएगा चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव के समय में वृद्धि करें, यानी जैसे पहले गांव के अंदर दाई माँ डिलीवरी कराती थी, उसी तरह से अब लोगों को इसके बारे में बताया गया कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहां से प्रसव के समय पे यहाँ पर आप अच्छी उचित देखभाल कर सकते हैं। यानी प्रसव जैसे होती है समस्या होती है, वो उनको कंट्रोल में लाने के लिए उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। तो ऐसे में मतलब कि हॉस्पिटल क्लिनिक अच्छा हो गया और ऐसी संख्या में भी इनकी वृद्धि हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आएगा जो बंद दाम्पत्य होते हैं उनकी जांच और संतान पैदा करने के अवसर बढ़े। यानी जो बंद दाम्पत्य होते हैं उनकी जांच भी हुई और संतान पैदा जो होता है ना कि तो बांझपन होती है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, उनके लिए संतान पैदा करने के लिए बड़े बड़े अवसर प्राप्त, यानी जो सरकार होती है, जो मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, यानी अब कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा यौन संबंध समस्याओं के बारे में लोगों को जानकारी, यानी ऐसी समस्या होती है ना, यौन संबंधित जो रोग होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। किस तरीके से वो सफाई रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। यानी लोगों को इसके से काफी इसके बेनिफिट हुए हैं और लोग को काफी इसके में सीख मिली है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? तो इसकी परिभाषा क्या होती है जनसंख्या विस्फोट की? होती है अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कम समय के अंदर ही जनसंख्या में एकदम से तीव्र से वृद्धि हो गई, एकदम बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई, तो इसको ही बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय थे 40 करोड़ और 1981 में कितनी हो गई? 70 करोड़। यानी 40 से डायरेक्ट डबल होने के कगार पे आ गई देश आजादी के बाद। क्लियर? और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो 121 करोड़ हो गई। यानी एकदम से इतनी तीव्र वृद्धि हो गई, इसी को ही बोला गया जनसंख्या विस्फोट। यानी अब देखा जाए तो विश्व भर में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। यानी भारत की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है, इसी को ही बोला गया है जनसंख्या विस्फोट। क्लियर? अब आता है जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन क्या कहते हैं, यानी किसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है। आता है मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। क्योंकि लोगों के बारे में लोगों को हर चीज की नॉलेज हो चुकी है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में पता चल गया। अब मातृ मृत्यु दर में यानी उनकी अच्छी देखभाल हो रही है, अच्छा खान पान मिल रहा है, प्रसव के समय अच्छी जानकारी मिल रही है, किस तरह से केयर करने सलाह मिल रही है, तो उसमें भी कमी आ गई है। अब शिशु की अच्छी केयर हो रही है, यानी शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आ गई। नेक्स्ट आएगा जनन आयु वाली लड़की की व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। यानी जो इस एज के जो होते ना, जो मतलब कि जो जनन करने वाली जो आयु थी उनमें व्यक्तियों में भी वृद्धि हो गई है हर तरीके से, मतलब कि इसके संख्या में बढ़ती बढ़ती आ गई, घटने का कोई काम नहीं था, इसी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो गया। यानी डबल ट्रिपल यानी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं। क्लियर? अब आता है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, यानी कोई भी चीज होती है तो उसकी कुछ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है। तो जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? पहली आती है शिक्षा व्यवस्था में समस्या, यानी जनसंख्या विस्फोट इतनी बढ़ चुकी है, यानी बच्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सही बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यानी बच्चे बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, निर्धनता हो रही है, खाद्यान्न की आपूर्ति की समस्या हो रही है, स्वास्थ्य का यानी जैसे कहीं एक तो एक बच्चा हो उसकी अच्छी केयर करे और एक जगह 10 बच्चे हो तो उनकी केयर और एक बच्चे की केयर में जो फर्क दिखाई दे रहा है ना आपको,
एक के लिए आप बेस्ट से बेस्ट करोगे, लेकिन 10 के लिए आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। यानी 10 की आपूर्ति करना ही एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है, यानी जनसंख्या विस्फोट से क्या-क्या दुष्परिणाम हुए हैं। शिक्षा में भी कमी आ गई, यानी एक को आप अच्छी शिक्षा दोगे लेकिन 10 को नहीं कराएँगे। रोज़गार की समस्या हो गई, निर्धनता आ गई, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या ना ही उनका सही टाइम पे सही इलाज करा पा रहे हैं, यानी ऐसे प्रॉब्लम उनके लिए फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय, यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उसके उपाय कौन-कौन से हैं। तो पहले तो आती है गर्भ निरोधक गोलियां, जिसकी वजह से जनसंख्या में कंट्रोल कर सकते हैं। और लोगों को छोटे परिवार के बारे में बताना, यानी उनको जानकारी प्रदान करना, उनको समझाना, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना, किस प्रकार से हमारे मतलब जो है शिक्षा व्यवस्था इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और परिवार कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देके लोगों को इसके बारे में अग्रसर करें, उनको बढ़ावा देना। क्लियर। अब पढ़ेंगे गर्भ निरोधक गोलियां होती क्या है, यानी हमने पढ़ लिया गर्भ निरोधक गोलियां, तो ये होती क्या है। तो ये उत्तम गर्भ निरोधक हुए गुण होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से होते हैं जो कि इसमें से इतना माना गया, यानी एक उत्तम गर्भ निरोधक के निम्नलिखित कौन कौन से गुण इसके अंदर निम्नलिखित होते हैं। तो कौन कौन से गुण इसके अंदर होते हैं। एक पूर्ण रूप से कारगर होनी चाहिए, एक प्रयोग में सरल होनी चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और आसानी से उपलब्ध होती है। यानी बात की जाए गर्भ निरोधक गोलियों की, तो इसके मतलब ये एकदम कारगर होती है। ये नहीं होता कि आप टैबलेट का यूज कर रहे हैं और प्रेग्नेंट हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एकदम सरल प्रयोग में काम, मतलब सरल तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और आसानी से मेडिकल स्टोर के ऊपर ये उपलब्ध हो जाती है, यानी हर तरीके से इसके बेनिफिट ही होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से आते हैं। हर चीज के प्रकार होते हैं, तो गर्भ निरोधक के भी प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। एक हो जाएगी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि कौन सी हो जाएगी। एक आ जाएगी रोधक, एक आ जाएगी अंतःग्रभाशय युक्ति, एक आ जाएगी गोलियां, एक आ जाएगी शैल्य क्रिया। यानी इन सब 4-5 तरीकों से हम जनसंख्या को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पहली आती है प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि कौन सी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। अगर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो किसी भ्रूण का विकास नहीं होगा। भ्रूण का विकास नहीं होगा तो किसी जीव का जन्म नहीं होगा, जिससे कि जनसंख्या में आप अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हो गया। प्राकृतिक विधि सबसे बेस्ट विधि होती है। ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं तो न आपको कोई पिल खानी न नहीं, हर तरीके से बेस्ट ऑप्शन होता है। अब आता है भारी रसखलन विधि, यानी भारी रसखलन विधि क्या होती है। इस प्रक्रिया के दौरान मैथुन के दौरान पुरुष का वीर्य रसखलन से शिशन के अंदर बाहर ही निकल जाता है, यानी अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। तो भी मतलब कि जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं और इससे भ्रूण का विकास ही नहीं होगा। यानी जो जैसे आवधिक समय होते हैं, जैसे कि एक दंपत्ति को मासिक चक्कर के 10 से 17 दिन के बीच में सेक्स नहीं करना, जिसकी वजह से गर्भधारण ही नहीं होगा, तो इन टैबलेट्स की जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा स्तनपान की अवस्था के चक्कर, यानी जो भी महिलाएं प्रसव के पश्चात माँ मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उनके जो अंडों का मतलब आरंभ भी नहीं होंगे, उनके अंडे बनेंगे ही नहीं। तो इस मतलब कि आप जितने टाइम तक दूध पिलाएंगे उतने टाइम तक एग बनेंगे ही नहीं, तो मतलब कि भ्रूण का विकास ही नहीं होगा। तो जनसंख्या में अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। यानी सारे तरीके बताए गए हैं किस किस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आएगी रोधक विधियां, यानी कौन कौन सी रोधक विधियां होती है उनके बारे में खूब डिटेल से बताएंगे। इस विधि में कौन कौन सी आती हैं। यानी काफी भौतिक अवरोधक विधियां होती है, जिसमें नर और मादा को युग्मक को मिलने से रोका जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोकने के लिए कुछ कुछ विधियां दी गई हैं, जैसे कि कंडोम, कर्पल कैप, डिस्कोम आदि। नेक्स्ट आ जाएगी अंतःगर्भाशय युक्ति, यानी कौन कौन से होते हैं जो अंतःगर्भाशय युक्तियां होती हैं। जिससे फर्स्ट आती है अंतःगर्भाशय युक्तियों में गर्भाशय में जोड़ा किसी परिचित डॉक्टर व नर्स के द्वारा लगवाया जाता है, जिसकी वजह से
कि गर्भ मतलब कि गर्भ एग ही नहीं बनेंगे तो इन दोनों का मिलन नहीं होगा। जब युग्मक अंड जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे ही नहीं तो किसी तरह से इनका मतलब कि जनसंख्या में अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ये मतलब कि एक तरह से ऑपरेशन ही होता है ये गर्भाशय के अंदर। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। इसमें कि एक डॉक्टर के द्वारा एक ऐसे नर्स लगवाया जाता है, एक तरह से इंजेक्शन ही होता है, जिसमें कौन कौन सी आती है, ये औषधि रहित भी होती है, तांबा मोचक भी होती है और हार्मोन मोचक भी होती है। इनकी वजह से अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे नहीं और जैसे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जनसंख्या अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। अब पढ़ेंगे गोलियां के बारे में कि कौन कौन सी गोलियों का यूज किया जाता है, यानी गर्भ निरोधक गोलियां कौन कौन सी होती हैं। यह एक विशेष प्रकार की गोली होती है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है और ये गोलियां प्राय मादा को लगातार 21 दिन तक लेनी पड़ती है और शेष 7 दिन का अंतराल रख के इनको फिर से स्टार्ट करना होता है बिना भूले। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को बढ़ा देती है जिसकी वजह से आवर्त चक्र के प्रभाव पे प्रभाव पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी टैबलेट होती हैं, एक तो होती है सहेली, एक होती है माला डी, जो कि ऐसी टैबलेट होती है। अब नेक्स्ट आता है शल्य क्रिया विधि, यानी अब हम पढ़ेंगे शल्य क्रिया विधियां होती क्या है। फ्रेंड्स, ये विधि उन लोगों के लिए होती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते, यानी ऐसे होते हैं जिसके मतलब कि दो बच्चे हो गए, नहीं हम दो हमारे दो हो चुके हैं तो वो आगे बच्चा नहीं चाहते, तो उनके लिए होती है बंध्याकरण, यानी इसे बंध्याकरण कहा जाता है। जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते वो इस विधि का यूज कर सकते हैं, यानी परिवार नियोजन जो ये एक स्थायी विधि होती है। इसमें ना कोई टैबलेट होती है ना कोई टेस्ट, कुछ नहीं होता। ये मतलब इधर से परमानेंट इलाज हो जाता है। इसमें होता क्या है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है, यानी पुरुष के लिए भी और मेल के दोनों के लिए ही होता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आएगी सगर्भता या चिकित्सा समापन, यानी एमटीपी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर होता है गर्भावस्था पूरी से पहले, यानी 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले अगर अगर कोई दंपति अपनी इच्छा से ही गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया में चिकित्सा परामर्श लेती है, यानी वो डॉक्टर से जाकर कहती है कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं, यानी गर्भपात कराना, यानी उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके लिए है ना भारत सरकार के द्वारा भी मतलब कि इसको माना गया, यानी वैध करार दिया गया है एमटीपी को। यानी दंपति खुद की इच्छा से गर्भपात कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। और गर्भ निरोधक साधनों यानी असफल होने के कारण भी काफी बार ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है और अनचाहा गर्भधारण भी उसे बलात्कार, यानी ऐसे केस के अंदर एमटीपी का यूज करके गर्भपात को बंद मतलब कराया जाता है। क्लियर। जिसको भारत सरकार ने दुरुपयोग रोकने के लिए 1971 में ही एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी, यानी भारत सरकार ने 1971 के अंदर इसको कानूनी सहमति प्रदान की गई थी। यानी कोई इंसान कोई स्त्री अपनी इच्छा से गर्भ नहीं चाहती तो वह अपना गर्भपात करा सकती है। इसके लिए उसे कोई जोर जबरदस्ती यानी कोई कानून कोई केस वेस नहीं लगेगा। यानी इसकी वजह से इसी की वजह से गर्भ परीक्षण के ऊपर भी मतलब कि रोक लगा दी गई। इसकी लिंग की कोई जांच नहीं होगी, अगर लिंग की जांच नहीं होगी तो कर्ण भ्रूण हत्या के ऊपर भी नियम लग चुके थे। यानी प्रथम 3 माह के अंदर ही गर्भपात करना सेफ होते हैं, यानी फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उनके अंदर ही गर्भपात करना सुरक्षित होता है। इसके बाद आप नहीं करा सकते, उससे आपको और बेबी दोनों को ही प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग, यानी यौन संचारित या फिर लैंगिक संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। याते भी ये वे रोग होते हैं जो संभोग के दौरान यौन संबंधी समस्याओं द्वारा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संचरित होते हैं। यानी ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपस में पहुंच जाते हैं, जिनको यौन संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें गुप्त रोग भी कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर संचरित होते हैं जिसको योग संचारित रोग कहा जाता है, जो कि इनको गुप्त रोग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट, यानी इंडियन, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये इंडियन हिस्ट्री की हो गई, ये साइंस की हो गई, स्टैटिक जीके की हो गई, इंडियन पॉलिटिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ये सारे फ्रेंड्स ई बुक बनाई गई है, यानी बेस्ट लैंग्वेज के अंदर बेस्ट कंटेंट के साथ इन ई बुक को बनाया गया है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, आप इनको डाउनलोड कीजिए। कहाँ से करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे।
अब आप कहेंगे कि इसे डाउनलोड क्यों करना चाहिए, तो आपको पता है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। यानी स्मार्ट वर्क के साथ एकदम बेस्ट कंटेंट तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे होते हैं। यानी इनसे एक दो दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी डेमो क्लास भी ले सकते हैं और इनको एक बार एक बुक को भी आप परचेज करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो आप कहोगे अरे भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। यानी बेस्ट कंटेंट को सिलेक्ट करके ही इसके अंदर लिखा गया है। यानी कोई फालतू की बातें इसके अंदर नहीं लिखी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं जीवाणु, यानी यानी बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना भी जरूरी होता है। अब आता है सुजाक। सुजाक क्या होता है? यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, सुजाक रोग कहलाता है। जैसे कि नाइसेरिया नागोरिया नामक जीवाणु रहता है जिसमें कि मूत्र त्याग के समय जलन होना इसका प्रभावी लक्षण होता है। यानी ये ऐसा रोग होता है जो नाइसेरिया गोगनेरिया जिसकी वजह से मूत्र के त्याग करते समय जलन होना इसका एक मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट आएगा सिफिलिस। सिफिलिस यौन संचारित जैसे रोग होता है जिसकी वजह से रोग ट्रोपोनोमा पैडिडम जीवाणु द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जनांगों में घाव हो जाते हैं। यानी हर रोग अगर कोई सा भी रोग होता है तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब आता है विषाणु द्वारा। यानी विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले आता है एड्स जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। एड्स विषाणु द्वारा होता है। एड्स जो रोग होता है इसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र कम होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। इसका एक उदाहरण HIV। यानी इसका एक बहुत ही मुख्य उदाहरण होता है HIV वायरस जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या क्या होता है? ये तो मतलब कि हमेशा फीवर रहेगा और मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हेपेटाइटिस बी। यह भी विषाणु द्वारा जनित रोग होता है। यानी विषाणु के द्वारा वायरस द्वारा जनित रोग होता है। इस रोग में HBV नामक विषाणु होता है ना, उसके द्वारा ये होता है। और इसमें क्या क्या होता है? पेट दर्द, जी मचलाना आदि इसके लक्षण होते हैं। अब आता है जेनिटल वार्ट। यह रोग ह्यूमन पोलिनेमा वायरस द्वारा होता है जो कि पुरुषों के स्तन व स्त्रियों की लैंगिक योनि समस्या में मस्से बन जाते हैं। इस प्रकार का ये रोग होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक और वायरस फैल चुका है, जैसे पहले कोरोना फैला था उसी प्रकार से एक नया वायरस आ चुका है। यानी ये उसकी तरह घातक है नहीं है, क्या होता है लॉकडाउन लगता है नहीं लगता, यानी वो तो आगे की बात रहेगी। लेकिन कोरोना की तरह ही एक घातक वायरस फैल रहा है फिर से। अब आता है बंध्यता कि बंध्यता होती क्या है। यानी अब हम पढ़ेंगे बंध्यता के बारे में। यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता तो उसे बंध्यता या फिर बांझपन कहते हैं। यानी ऐसे होता है ना कि काफी लोग होते हैं, यानी बहुत सारा मतलब कि प्रयास कर लेते हैं, यानी हर तरह की दवाई सब तरीके से उनको गर्भधारण नहीं होता तो उनको बोलते हैं बंध्यता या फिर बांझपन। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष तकनीकी द्वारा मतलब कि ऐसे तैयार किए गए हैं जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानते होंगे। यानी आप सभी ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी मतलब टेक्निक होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति गर्भ धारण कर सकता है, यानी बच्चे की खुशी को प्राप्त कर सकता है। इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है? परख नली, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी IVF। इस विधि में क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी होती है ना, वो बाहर लैब में कराई जाती है। जो प्रोसेस हमारी मतलब बॉडी के अंदर होता है उसे बाहर लैब में कराया जाता है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा कराई जाती है। जो इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री के अंडाणु में पति के पुरुष के शुक्राणु से प्रयोगशालाओं में ले जाकर इनको निषेचन कराया जाता है। जैसे जायगोट ह्यूमन ना, जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फीमेल के अंदर इनको स्थानांतरित कर देते हैं जिससे कि टेस्ट बेबी से बेबी की हो जाते हैं, भ्रूण का विकास हो जाएगा तो बेबी भी हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण। यानी यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। यानी जो अंत युग्म फैलोपियन होता है ना, ये ऐसी लेडीज के लिए होता है जिनके अंदर अंडाणु ही नहीं बनेंगे तो भ्रूण का निर्माण कहाँ से होगा। लेकिन निषेचन के भ्रूण का बदलाव में सक्षम होती है तो ऐसी स्त्रियों के लिए
अंडवाहिनी द्वारा इनको स्थानित करके उनके गर्भ में पहुंचाया जाता है, यानी फिर इससे वो भी माँ बन सकती हैं। नेक्स्ट आएगा अंतःकोशीय शुक्राणु निषेचन। यानी अंतःकोशीय शुक्राणु क्या होता है, इस जो शुक्राणु सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। यानी इसके अंदर कुछ नहीं होता, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसकी फर्टिलाइजेशन होगा और भ्रूण का विकास हो जाएगा। अब आता है कृत्रिम विनिषेचन। यानी कृत्रिम क्या होता है, यह विधि उन नरों के मतलब उन लोगों के लिए होती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री योनि में वीर्य नहीं पहुंच पाते, जिसको वे शुक्राणु नहीं होते हैं। तो इस विधि में पति स्वस्थ दाता स्त्री में गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे कि भ्रूण का विकास हो जाता है और गर्भ ठहर जाता है, जिससे कि वजह में माँ बन जाते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सैरोगेट माँ। अब सैरोगेट माँ क्या होता है, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अंडाणु निषेचन तो होता है, लेकिन कुछ समय कारणवश वो भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता, यानी उनका भ्रूण फर्टिलाइजेशन हो जाता है, शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं, लेकिन उनका भ्रूण का विकास ही नहीं हो पाता, यानी कुछ टाइम तक रहता है, फिर वो अपने आप ही मतलब गिर जाता है, रहता ही नहीं है। तो इस अवस्था के अंदर स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और तथा किसी और दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, और इस स्त्री को सैरोगेट माँ कहते हैं। यानी सैरोगेट माँ वो होती है जो कि मतलब कि ऐसी स्त्रियां होती है जिनका मतलब कि एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाते, तो उनके लिए माँ बनने के लिए उनके लिए प्रोसेस होता है, जैसे कि वो किसी और लेडीज के थ्रू माँ बन सकती है। क्लियर? आई होप कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस टॉपिक के बारे में हमने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती। यानी इंसान के लिए नॉलेज कितनी ज़रूरी है, यानी हर तरीके की नॉलेज इंसान को होनी चाहिए, यानी अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या सही होता है, क्या नहीं होता है, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल में ला सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो चीज़ ज़रूरी होती है उन सब के बारे में बताया गया है। तो आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट कल का हमारा टॉपिक रहेगा वंशागति, यानी पढ़ेंगे वंशागति विविधता के सिद्धांत। यानी इस टॉपिक के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, यानी जो एक मतलब लक्षण है जो दूसरी पीढ़ी के अंदर कैसे पहुंचते हैं, इनके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जब मानव स्वास्थ्य एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन जो वंशागति विविधता सिद्धांत है एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।